पता लगा कि उनके पास इतना बड़ा भंडार है जो ख़त्म नहीं हो सकता। फिर मैंने पीटीआई टीवी में काम किया, तो वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री हम बना रहे थे। मलयालम के डायरेक्टर थे कुमार, तो उनके साथ जब मैंने काम किया तो तब मैंने हबीब साहब को व्यक्तिगत रूप से जाना, उनकी ज़ुबानी जाना और जाना कि उनकी लंबी यात्रा किस तरह से थी। तो उनकी रायपुर से ले अलीगढ़ की यात्रा, अलीगढ़ से बम्बई की यात्रा, बम्बई से वापस दिल्ली की यात्रा, और दिल्ली में उस समय आगरा बाज़ार लिखा जाना, उसका जामिया इस्लामिया में किया जाना, उसका राडा में जाना, फिर राडा से मोहभंग, ये उनकी पूरी यात्रा है। और उसके बाद यूरोप की यात्रा, और जैसा आपने बताया कि वो बर्थोर बेग से मिलने के लिए गए, लेकिन उससे पहले देहांत हो चुका था। फिर उनके काम को देखना, फिर वापस आकर दिल्ली में रंगमंच की कोशिशें करना, और नतीजा फिर नया थिएटर का बनना। तो ये जो पूरी यात्रा जो उनकी थी, ये एक ऐसी यात्रा थी जैसे नया रंगमंच के बनने के पीछे भी कहानी थी कि उस समय जो काम करते बेगम कुदसी के साथ उस समय नाटक बना रहे थे वो मिट्टी गाड़ी। तो उस समय वो रायपुर आए, छत्तीसगढ़ में आए, और यहाँ पर उन्होंने नाचा को, जो उनकी पुरानी यादों में था, उसको देखा। उन्होंने यहाँ से 6 कलाकारों को यहाँ से लेकर गए और उसको माटी गाड़ी में शामिल किया। तो उस समय आपत्ति हुई कि उस समय जो है ये आएंगे, बड़े लोग आएंगे, तो उस समय गांव के लोगों को नाटक में कैसे शामिल किया जा सकता है। नाटक हुआ, लोगों ने पसंद किया, बहुत तारीफ हुई, लेकिन वहाँ से नया थिएटर का रास्ता खुला। और नया थिएटर का रास्ता खुलने के बाद हबीब साहब ने जो पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये जो फिर एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात जो हबीब साहब की उनका रंगमंच, छत्तीसगढ़िया रंगमंच कैसे बना, वो 73 की वर्कशॉप थी, जिसमें यहाँ पर उन्होंने वर्कशॉप की, और तमाम लोग जो चाहे वो नाचा के थे, चाहे उसमें पंथी थे, राव, तमाम तरह के जो फोक कलाकार थे, उनकी वर्कशॉप हुई। और यहाँ से चुनकर उनके साथ फिर काम करना हबीब साहब ने प्रारंभ किया। तो ये अपने आप में एक अद्भुत यात्रा है। जब मैं 2005 में एडिनबरा गया, लगभग हबीब साहब 1982 में गए थे, तो उस समय भी उनके जो चरणदास चौर की यादें बहुत सारे रिपोर्टर्स के साथ थी। वहाँ पर पुराने हो चुके थे रिपोर्टर, बूढ़े हो चुके थे। जब मेरा नाटक देखने आए तो उनके पास यही था कि वो लोग कैसे ट्रेंड किए, उन्होंने हबीब तनवीर ने कैसे ट्रेंड की चरणदास चौर को। तो हमें जो भी आता था वैसे हमने बात करने की कोशिश की। लेकिन 82 का जो जादू था वो अद्भुत था कि दुनिया भर का रंगमंच के सामने एक नई भाषा, एक नए तरह का रंगमंच चुनौती देता हुआ सामने आया था। वो कलाकार जो किसी भी सिद्धांत में, अभिनय के किसी सिद्धांत में प्रशिक्षित नहीं थे, वो कलाकार जो गांव के थे, जो भाषा नहीं जानते थे, जो अपनी अनगढ़ भाषा के साथ काम कर रहे थे, वो मंच पर जादू कर रहे थे। वो जादू इतना, उस जादू कहानी मैंने कलाकारों से सुनी, हबीब साहब से सुनी। आज मैं उसको याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जादू सिर्फ हबीब साहब एक दिन में नहीं हुआ था, एक महीनों में नहीं हुआ था। और जादू हुआ था हबीब साहब के बचपन से, जब उन्होंने जब पहली बार स्कूल में नाटक किया, उन्होंने जब फोक कलाकारों को देखा, उनके साथ में उनकी तमाम गतियों को देखा, उनके नृत्य को देखा, संगीत को देखा, तो वो संगीत नृत्य, उनकी शारीरिक गतियाँ उनके साथ राडा तक भी गई। और राडा से निकलने के बाद उन्होंने उनसे जब बातचीत होती थी कि राडा से आपने क्या सीखा। राडा एक संस्थान है, दुनिया का बहुत बड़ा ड्रामा स्कूल है, जहाँ से इब्राहिम अलकाजी, भारतीय रंगमंच में 2 धाराएं आज भी मौजूद हैं। एक इब्राहिम अलकाजी की धारा, एक जो है हबीब साहब की धारा। इब्राहिम अलकाजी की धारा अभिजात्य शहरी प्रशिक्षण की आधुनिक तकनीक के साथ रंगमंच की धारा है, और हबीब साहब की धारा जो है हमारे गली मोहल्ले से निकली हुई धारा है, जहाँ पर आप बातचीत करते हैं, जहाँ पर आप खेलते हैं। तो वो दो, उसके बीच में उन्हें कोई सिद्धांत नहीं जानते थे वो कलाकार, और उन्होंने अपने सहज भाव से बहुत ही, और मंच पर खेल रहे थे। तो ये जो एक निर्देशक की जो लंबी यात्रा थी, जहाँ पर उन्होंने पूरी दुनिया को चमत्कृत कर दिया, वो अद्भुत थी। और उसके बाद जब 82 में जब वहाँ पर एडिनबरा उनको अवार्ड मिला, उसका लोगों ने जाना कि ये कुछ है। शायद हम विदेशी मोहर का हमेशा इंतज़ार करते हैं, वो हबीब साहब के साथ भी हुआ। हबीब साहब जब वापस आए तो उनके एक अलग तरह का नज़ारा यहाँ पर था। और हबीब साहब की जो
उनकी जो पूरी परंपरा है, जो जनता है जुड़ी है, लोग जुड़ी है, कलाकार उनके जनता से निकल कर है, सब लोग जानते हैं, इसको कोई नई बात नहीं है। जो मैंने जो उनके साथ काम किया, मेरा जो अनुभव है, मैंने हबीब साहब के हर वो काम के जो उन्होंने कहा, वो बोलते थे मेरे टिकट बुक करा दीजिए, मैं टिकट बुक कराने जाता था, और बोलते थे मेरे लिए ये प्रबंध कीजिए, वो करता था। आप सेट में मदद कीजिए, सेट में करता था। लाइट में मदद कीजिए, लाइट करता था। बल्कि अगर मैं कहूँगा कि मुझे लाइट डिज़ाइनर हबीब साहब ने बनाया। उन्हें सबसे पहले IIT में चरणदास चौर का शो था, मुझे कहा अरविंद लाइट की ज़रूरत है और हमारे पास इस समय लाइट्स वाला कोई नहीं है। मैंने कहा मैं कर दूंगा। मुझे लाइट्स उस समय नहीं आती थी, मैं भी नया डायरेक्टर बन रहा था, देखते देखते। तो हबीब साहब ने कहा और मैंने लाइटों पे काम करना शुरू किया। उसके बाद वो दिन आया कि जब पृथ्वी थिएटर में उनके नाटकों का समारोह, 6 नाटकों समारोह हुआ था, आगरा बाज़ार दोबारा तैयार हुआ था। उस समय जो आगरा बाज़ार की लाइटिंग थी, उसका जो डिज़ाइन था, हबीब साहब के साथ मिलकर वो अद्भुत डिज़ाइन जो है उन्हीं के सहयोग से मैंने किया था उस समय। तो ये एक बहुत लंबी यात्रा है जो हमारे, चाहे माटी गाड़ी हो, आगरा बाजार हो, देख रहे नैनो, कामदेव का अपना सपना, और नाटकों की पूरी श्रृंखला है जो हबीब साहब के साथ जो है हम लोगों ने की और देखी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया, उनको देखा, क्योंकि उसके बाद मेरे नाटकों में, मैं एक शहरी निर्देशक हूँ, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैंने अभिनेताओं के साथ ही मैं डायरेक्टर बना, देख कर बना, पढ़ कर बना, जान कर बना, और अपने तमाम समकालीनों को, अपने से पहले निर्देशकों को जानकर समझ कर पढ़ा। लेकिन मेरी जो दिशा हबीब साहब के साथ आने से वो एकदम अलग थी। मैं आज भी बहुत सारे नाटक जो मेरे अपनी ही तरह से करता हूँ, बहुत सारे आधुनिक नाटक मैं करता हूँ, लेकिन मेरे नुक्कड़ नाटकों में आज भी हबीब साहब का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। और चूँकि नुक्कड़ नाटक जनता की आवाज़ है, आम आदमी की आवाज़ है, तो हम उन नाटकों में संगीत का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम जो है गतियों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब चीज़ें हबीब साहब से शायद मुझे मिली। और ये एक आगरा बाज़ार के बारे में जैसा आपने कहा कि वो लिखा हुआ कोई ऐसा नाटक नहीं है, वो कटा हुआ नाटक नहीं है, और यही उसकी खासियत है कि गली मोहल्ले में रहने वाले जो गली से लेकर आवाज़ देने वाले, पतंग बेचने वाले, तमाम उसके अभिनेता हैं, और वो जो काम करते हैं वो ज़िंदगी जीते हैं, और ज़िंदगी अलग बहुत बड़ी बड़ी, चाहे ककड़ी बेचने वाला है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही हमारे लिए लर्निंग प्रोसेस रहा। मैं हबीब साहब के साथ जो हमारे नाटक के जुड़ाव रहे उसके बारे में बात करना चाहूँगा। हबीब साहब नाटक बहुत देखते थे, मेरे नाटक कई बार आकर देखते थे। एक मेरा नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसको हमने उर्दू में किया था। वो देखा उन्होंने, नाटक के बाद बोले तुमने जहाज कैसे हिला दिया मंच पर। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही, एक्टर बोला हिलो, जहाज हिल गया। बोले कि इतने मोटे मोटे जो नुक्ते लग रहे थे एक्टरों के, भैया उस पर थोड़ा काम कर लो। हम उर्दू समझ कर ना, हम जो हर शब्द उर्दू नुक्ते लगा रहे थे, नए नए डायरेक्टर थे, नए नए अभिनेता थे, तो हबीब साहब बहुत बारीकी से बात कह जाते थे और आपको सीख भी दिए जाते थे। मेरा एक नाटक था फाइनल सोल्यूशन, महेश दत्तानी का, उसको उन्होंने 2 बार देखा। दिल्ली में आए, अपनी पूरी टीम के साथ आए, फिर जबलपुर में उन्होंने देखा। तो उसके बाद में अक्सर कहते थे कि ये नाटक जो है, मुझे लगता है कि तुमने कैसे किया। उसमें बहुत सारे डिज़ाइन हैं, उसमें एक्टर्स के साइकोलॉजिकल और रियलिस्टिक बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो मैंने कहा ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने जो आपको देखा, और आपने जो एक एपिक थिएटर का जो फॉर्म है, जिसको बर्तोल्ट ब्रेक्ट ने एपिक थिएटर कहा था, भारत का एपिक थिएटर का महाकाव्य है, महान नाट्य किसी को कहा जा सकता है, वो हबीब साहब के नाटकों में था। उसमें संस्कृत नाटकों की भी छवि मिल जाती थी, फोक की मिल जाती थी, और आधुनिक रंगमंच की भी छवियाँ मिल जाती थी। तो ये हबीब के साहब का हमारे साथ जो रिश्ता रहा बहुत अद्भुत रहा। हबीब साहब के साथ ये था कि वो कभी संस्था नहीं बने। ये मैं उनके साथ बहुत सारी बातें होती थी। एक बार हम IIC में बैठे हुए थे, मैं और मोनिका जी थी, और हबीब साहब थे, हम नाश्ता कर रहे थे। मैंने कहा हबीब साहब आप जो हैं अब इधर उधर भागना बंद कीजिए। हबीब साहब बहुत भागते थे, कभी यहाँ पर हैं शहर में, कभी वहाँ पर हैं, और महीने भर उनके बहुत सारे नाटक पूरे देश भर में होते थे। मैंने कहा हबीब साहब आप जो हैं 20-25 हज़ार के लिए पूरे देश भर में नाटक करते जा रहे हैं, आप रुकते क्यों नहीं हैं? अब रुकना चाहिए। अब रुक कर आप भोपाल में रुकिए, वहाँ देश भर के निर्देशकों को बुलाइए, अभिनेताओं को बुलाइए, उनको ट्रेंड कीजिए या उनकी वर्कशॉप कीजिए, ताकि आप जो काम कर रहे हैं वो अगली पीढ़ी तक भी जाए। मोनिका जी उससे सहमत थी, और उस समय में मेरी जानकारी में भोपाल में ज़मीन भी मिल गई थी या अलॉट हो गई थी। आज जो ज़मीन कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में किसी को शायद जानकारी तो मुझे बाद में बता दीजिएगा। उस समय सरकार की तरफ ज़मीन मिली थी वहाँ पर, लेकिन वो सब जो है आज शायद नहीं है।
तो ये हबीब साहब मान गए कि हम करेंगे, लेकिन बाद में वही हबीब साहब ने फिर वही अपना सिलसिला शुरू कर दिया। तो ये जो उनकी फितरत थी कि लगातार, मैंने कहा क्यों करते हैं आप, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास मेरी जिम्मेदारी है, उन कलाकारों की जिम्मेदारी है जिनको मैं छत्तीसगढ़ से लेकर आया हूँ, उनके परिवारों की जिम्मेदारी मेरे पास है, उनके लालन पालन की जिम्मेदारी मेरे पास है। सरकार जो ग्रांट देती है, रेपिड ग्रांट, उसे सालों साल डिले करती है या कई बार रोक भी लेती है। तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं नाटक करूं और उनके घरों को चलाऊं की तनख्वाह मुझे देनी पड़ती है, इसलिए मुझे नाटक करने पड़ते हैं। ये शायद एक त्रासदी भी थी और शायद ये बहुत ही भारतीय रंगमंच के लिए एक अद्भुत एक बात भी थी कि घुमंतू रंगमंच उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। हबीब साहब का ही कर सकते थे कि साउथ ब्लॉक में नाटकों की रिहर्सल करा सकते थे। जिनको पता होगा कि हबीब साहब जो है जब राज्यसभा के मेंबर रहे उस समय रिहर्सलें जो तमाम छत्तीसगढ़ के कलाकार थे वो साउथ ब्लॉक में ही रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं रिहर्सलें होती थी, वहीं पर सब कुछ होता था। फिर वो बेरसराय चला गया और बेरसराय से हम लोग चुपचाप रात को रिहर्सल में बैठ जाते थे और तमाम रिहर्सलों को देखते हुए हमारा विकास हुआ। लेकिन बेरसराय से हबीब साहब का जाना दिल्ली रंगमंच से एक स्तंभ का, महास्तंभ का शायद जाना था, एक स्तंभ टूट रहा था। जब बेरसराय से कि उनके फ्लैट्स को तोड़ा गया, रिहर्सल जगह को तोड़ा गया, तो उस समय बहुत कम आवाज़ें थी पूरे देश भर में जो खड़ी हुई या बोली। तो ये जो एक, और मुझे याद है कि जब बेरसराय के मैं उनके फ्लैट्स को टूटने के लिए जो रिहर्सल की जगह टूटने पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस समय हबीब साहब ने एक नुक्कड़ नाटक किया था। उस नाटक का नाम मेरे डैडी का घर, और उसमें यही बातें थी कैसे जब परिवर्तन होता है सत्ताओं में तो वो कलाकारों से कैसे बदले लेते हैं या अपने व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह किस तरह से कलाकारों के साथ होता है। और हबीब साहब के साथ तो बहुत हुआ, भोपाल में आने के बाद भी हुआ, और उनका वापस दिल्ली आने का इरादा नहीं था। भोपाल आने के बाद उनका मैं दिल्ली नाटक नहीं करूँगा। हमने बात की कि हबीब साहब ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिल्ली नाटक ना करें, हम वहाँ मौजूद हैं। मुझे नहीं पता कौन संस्थाएं, या उस समय बड़ी बड़ी संस्थाएं थी वहाँ पर, तमाम संस्थान मौजूद थे। कुछ से बातचीत की कि ऐसा करते हैं, हबीब साहब बुलाते हैं, कोई राजी नहीं हुआ। अंत में हमने तय किया हम टिकट के बल पर हबीब साहब का खर्चा उठाएंगे, और हमने किया। हबीब साहब को मनाया हमने, कमानी में 3 दिन का उनके नाट्य फेस्टिवल किया। और जब टिकट का पैसा हबीब साहब को हम दे रहे थे, हबीब साहब विंग्स के अंदर बैठे थे, मैंने कहा ये खर्चा हुआ, इतना टिकट है, और हमने हाउसफुल शोज़ किए थे, हमने खर्चा निकाला था। जब उनको दिया हबीब साहब की आंखों में आंसू थे। उसके बाद वो पलट कर उन्होंने जो है कभी ये नहीं कहा दिल्ली नहीं आऊँगा, और दिल्ली लगातार आए और दिल्ली में लगातार उन्होंने नाटक किए। हबीब साहब के साथ मेरी कुछ बहुत व्यक्तिगत यादें हैं। भोपाल में भारत भवन में जब निर्देशक थे तो भोपाल में बहुत उनके खिलाफ विरोध हो रहा था, उनके पुतले जल रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, तमाम वो लोग कल तक उनके पैर छूते थे, वो हबीब साहब को गालियाँ दे रहे थे। ऐसे वक्त में हबीब साहब ने इस्तीफा देना तय किया, और ट्रस्ट ने चंद डायरेक्टर्स को वहाँ आकर काम करने के लिए बोला, निर्देशकों को। उसमें बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर थे, लेकिन उस समय कोई आना नहीं चाहता था। तो मेरा भी नाम उसमें आया। मैंने हबीब साहब से पूछा कि क्या करें, बोले आ जाओ। मैं कहा आप फंसे हो, मुझे फंसा रहे हैं? बोले आ जाओ। मैं आया यहाँ पर, और आने के बाद यहाँ पर मुझे एकदम पहले दिन काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे, कैंटीन में बैठे थे। खैर वो उनके साथ मैं रिहर्सल तक ले आया। एक हबीब साहब आए लंच के बाद, और आकर उनका जो कमरा था उसमें मैं बैठा। बोले तुम इस चेयर पे आ जाओ, मेरी वाली चेयर पर। अरे क्यों, क्या अब तुम्हारी है? मैं कहा हबीब साहब वहाँ बैठिए चुपचाप, कोई चेयर नहीं, आप ही चेयर है हमारे लिए, आप ही हमारे लिए कुर्सी हैं। तो वहाँ बैठे हबीब साहब ने लगभग 1-1.5 घंटे बातचीत की। उनके बारे में सब कुछ जानता था, बहुत चीज़ें आज भी मेरे पास हैं। वो जो पीड़ा हबीब साहब को रंगकर्मियों ने और स्थानीय राजनीति ने दी थी, वो ऐसी थी जो आज भी आंखों में आंसू ला देती हैं। एक इतना बड़ा रंगकर्मी, इतना बड़ा निर्देशक जिसने एक नई भाषा गढ़ी, एक नया व्याकरण गढ़ा, दुनिया भर में भारतीय रंगमंच को, लोक को स्थापित किया, जिसने आम आदमी केंद्र में रंगमंच को लेकर आया, वो व्यक्ति रो रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे। और ये आंसू सिर्फ जो उनके नहीं थे, आंसू पूरे हिंदी रंगमंच के थे, जहाँ हम आज भी
बहुत सारी राजनीतिक चीज़ों में फंसे हुए हैं। आज भी हम देखते हैं कि इस व्यक्ति की राजनीति क्या है, ये किस पार्टी का व्यक्ति है। हम उसके कला नहीं देखते, उसके सरोकार नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि वो किससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है या किससे नहीं जुड़ा हुआ है। आपके दायरे से बाहर जो भी व्यक्ति है वो आपका नहीं है, वो ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये तमाम संस्थाओं का चरित्र है। जिस चित्रण आप कर रहे थे कि संस्थाओं को याद नहीं है कि 100वां साल वो यही है, उसके शिकार हम भी, हमारे जैसे बहुत से रंगकर्मी हैं। सारी संस्थाएं आपको बाहर कर देती हैं, ना किसी फंक्शन में बुलाएंगी, ना आपको बुलेंगी। आपको अपने किसी नाट्य समारोह में तो बुलाना का दूर की बात है, तू मुझे बुला मैं तुझे बुलाऊंगा, ये पद्धति पूरे देश भर के अंदर हावी है आज। तो ऐसे हबीब तनवीर कहाँ से याद आएंगे? हबीब तनवीर उनको याद आएंगे जिनकी ज़ुबान में, जिनके दिलों में, जिनके काम में ईमानदारी है और जिनके काम में जनता केंद्र में है, जिनके केंद्र में जो लोग हैं, जिनके केंद्र में आज भी भारत है, जो देखते हैं कि हमारी ज़मीन क्या है, हमारी सवाल क्या है, जो उन सवालों को लेकर चलते हैं, उनको ही हबीब तनवीर याद आएंगे। हमने हबीब साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। हमने NSD ने उनके नाटकों का समारोह किया था पूरा, और उसके बाद कमानी में उनका एक बातचीत होनी थी। 6 नाटकों के बाद बातचीत होनी थी। तो मुझे जिम्मा सौंपा गया, जैसे मैं करता था उनके नाटकों में, कि वो बातचीत का मैं थोड़ा डिज़ाइन करूं। मैंने बड़ी मेहनत से उनके तमाम नाटकों के दृश्य निकाले। और यहाँ पर शायद राणा मौजूद है, कुछ कलाकार मौजूद है, और मेरा ख्याल है अनु भाई भी यहाँ मौजूद है शायद, है ना, कुछ और भी दिख रहे हैं मुझे। तो अब याद होगा, हमने बड़ी मजबूत निकाली कि दृश्य बनाएंगे, ये करेंगे, और उसके लिए बड़ी मेहनत से डिज़ाइन किया, लाइटें की अलग अलग हमने बनाए, और हबीब साहब यहाँ बैठेंगे, वहाँ ये होगा, वहाँ ये सब बड़े टेक्निकल तरीके से किया हमने। हमें लगता था हमने बहुत महान काम किया। हबीब साहब शुरू हुए, आए, सब रिहर्सल भी कर ली थी हमने कलाकार सब, कि उन्होंने शुरू किया, पहला सीन शुरू हुआ, मैंने लाइट दी, स्पॉट दिया, तो उधर हुआ, उन्होंने देखा, 2-3 मिनट हुए होंगे। हबीब साहब ने कहा है कि अरविंद सारी लाइटें जला दो। मैंने कहा हबीब साहब ये भाई लाइट जला दो, मैं कह रहा हूँ। उन्होंने सारी लाइटें स्टेज की जलवा दी। उसके बाद यही नहीं हुआ, 2 मिनट बाद बोले हॉल की लाइटें जला दो। अब हॉल की लाइट इतनी मेहनत से हमने कुछ बनाया था, वो भी ख़त्म हो गया, हॉल की लाइट जला दे, तो हॉल की लाइट जला दी। बोले जितनी भी लाइटें जला दो, हेलोजन भी थी ना, वो तो जलवा दी उन्होंने। अब मैं एकदम मैंने कि इतनी मेहनत बेकार गई हमारी। हमने कि हबीब साहब ने तो 1 मिनट पहले ही बोल देते। तो फिर हबीब साहब ने अपनी बातचीत में कहा कि रंगमंच, भारत का रंगमंच जो है, उसको किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं है, किसी लाइट की ज़रूरत नहीं, किसी डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। और रंगमंच हमारा जो है, एक्टर यहाँ से जाता है, मुड़ता है, और उसकी दिशा बदल जाती है, उसका प्रवेश बदल जाता है, जो उनके तमाम नाटकों में था। तो उस दिन मुझे एक बहुत बड़ा सबक जो है हबीब साहब ने मुझे दिया कि हाँ, ये तो है, ये उसका प्रयोग हम आज भी अपने तमाम नाटकों में करते हैं। हमारे नाटकों में आज भी, मेरे नाटकों में कभी भी बहुत बड़ा सेट, बहुत बड़ी लाइटिंग डिज़ाइन नहीं होता, जो ज़रूरत है उतना भर होता है। तो ये हबीब साहब की बहुत बड़ी खासियत थी, वो बिना बोले ही सबक दिए जाते थे। मैंने भोपाल भारत भवन का जिक्र किया, तो हबीब साहब ने कहा कि वो बहुत दुखी थे, और उसके बाद मैंने कहा नहीं हबीब साहब आप आएंगे, रोज़ाना आएंगे, तब मैं यहाँ रहूँगा। तो उसके बाद हुआ मेरा 4 दिन का अनुभव जो है भारत भवन का बहुत ख़राब हुआ। मैं भारत भवन के बाद सीधा चला जाता था घर ही। तो उसके बाद बहुत ख़राब हुआ, मेरे पास मेरे ही बिल आने लगे। मालूम हुआ कि जो मैंने नहीं खाया पिया था वो सब आने लगे। बहुत सारे मैंने सब स्टॉक खुलवा दिए कि कपड़ा खरीदा गया, किया, सब कुछ लाल निशान लगने लगे। लेकिन चौथे दिन मैंने शाम को सोचा कि मैं ये काम करने यहाँ आया हूँ क्या, मैं क्या अधिकारी बनने आया हूँ क्या। और मैंने तुरंत एक चिट्ठी लिखी, भाई मेरा टिकट करवा दो वापसी। में लेकर अधिकारी को देखे मैं हबीब साहब घर चला गया। बोले इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा मैं छोड़ा यार। बोले क्यों छोड़ दिया? मैं छोड़ दिया। फिर वो हंस पड़े। मैंने कहा हबीब साहब आपको पता था मैं नहीं करूँगा, आपको मेरा स्वभाव पता है, मेरी उग्रता पता है, आपको पता है कि मैं समझौते नहीं करता हूँ, या फिर झगड़ता हूँ या मैं फिर जो है अलग हट जाता हूँ। तो बोले कि यही तो मैं चाहता था कि तुम्हें पता लगे कि अरविंद जी ये जिस तरह का सिस्टम है, इस सिस्टम में कभी तुम्हारे मन में कोई लालच ना आए। इसलिए जो है आप बड़े पद को आप एकदम त्याग पाएँ अपने असूलों के लिए, अपने आदर्शों के लिए। यही तो ये सीखना है ज़िंदगी भर। तो वो बात मुझे हबीब साहब की आज भी याद है, और बहुत बड़ी बात सबक था मेरे लिए कि आप कितने बड़े पद पर बैठ जाइए, कुछ भी हुई आप समझौते मत कीजिए। और वही वजह है, वो उन्हीं की बात आज तक हमारे साथ इतनी चल रही है कि मैं आज तक किसी सरकारी संस्थान में
ना अवार्ड के लिए गया हूँ, ना मैं उस किस सम्मान के लिए, ना किसी पद के लिए गया हूँ, ना किसी ग्रांट के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाया मैंने। तो ये शायद उन्हीं की ताकत थी जो हमें मिल रही है, बहुत सारे रंगकर्मियों को मिलती है। हबीब साहब का फेस्टिवल हो रहा था पृथ्वी में, वहाँ पर आगरा बाजार दोबारा तैयार हुआ। हबीब साहब आगरा बाजार की रिहर्सल जब चल रही थी, अनु भाई याद होगा आपको, वो बीमार पड़ गए, बहुत तेज़ बुखार था। हमने कहा कि उनको पूनम जी नमस्ते, आप बहुत सारी यादें आपको देखकर आई हमारी। तो आपको याद होगा जब वो पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल था तो वो बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ गए तो बुखार आया, संजना उनको लेकर गई डॉक्टर को, और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा कि ठीक है, मुझे जिम्मेदारी दी गई थी रिहर्सलों की, तो मैं रिहर्सल कर रहा था, रात को 2:30 बजे वापस आ गए। तो हमने कहा आप क्यों गए, आपको बुखार है, आपको आराम करना चाहिए था, कल आपकी ज़रूरत है, लेकिन नहीं माने। और उसी बुखार के अंदर उन्होंने कई दिन तक लगातार रिहर्सलें की। ये हबीब साहब का जज्बा था, उनकी हिम्मत थी, ये ताकत थी जो हर रंगकर्मी को एक ताकत देती है कमिटमेंट की और काम की। ये सब बहुत सारी बातें हबीब साहब के साथ की जो हमें याद हैं, चीज़ें हैं। एक जो मैं अब हम नाटक के बारे में बहुत सारे समीक्षक, बहुत सारे विद्वान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, अंकुर जी से लेकर आपसे लेकर सारे लोग हैं जो बातें करेंगे, उन्हें नाटकों का विश्लेषण करेंगे, लोक और थिएटर को के बारे में, हर नाटक के बारे में बात करें, चंदा चोर से लेकर आगरा बाजार के बारे में आपने जिक्र किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि विरासत की बात आपने भी की, पनीकर से लेकर रतन थियम, बंसी कोल, एम की रैना, एक नाम आप छोड़ के भानुवार्थी, है ना। तो ये सारी विरासतें और बहुत सारे निर्देशक हैं जो उस विरासत पे आगे काम कर रहे हैं अपनी। मेरा विरासत से मतलब कई तरह से है। क्या विरासत हबीब साहब की वो है कि हबीब साहब का देहांत हो जाता है, वो शीशे के कॉफिन के अंदर जो है वो रखे गए हैं, हम लोग दर्शन कर रहे हैं, और वहाँ पर एक संस्था आकर 4 पोस्टर उनके उस पर कॉफिन पर 4 तरफ लगा देती है हबीब साहब को की विरासत के अधिकारी बनने के लिए। मतलब मरने के बाद भी लोग हबीब साहब को नहीं छोड़ रहे थे। तो ये कौन सी विरासत है जो आज भी है, और उस विरासत का एक व्यक्ति मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है जो हबीब साहब को अपनी विरासत की बात करते हैं, और एक व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिसके अंदर जो उस पर बात कर सके। बहुत सारी बातें हुई, और जब हमारा झगड़ा हुआ कि आप कौन हैं, हबीब साहब पूरे देश की विरासत है, अनु भाई आपको याद होगा, झगड़ा हुआ कि आप कौन है, विरासत क्या है भाई, ये दावेदारी किस बात की है, हबीब साहब पे दावेदारी कौन कर सकता है। हबीब साहब पे दावेदारी छत्तीसगढ़ का कलाकार कर सकता है, पूनम कर सकती है, अनूप कर सकता है, जो कलाकार जो बैठा हुआ है, जो लोक कलाकार है वो कर सकता है, जब उनके काम को जो जानते हैं वो कर सकते हैं, वो विद्वान कर सकते हैं जो उनके काम को जो देखा, जो विश्लेषण करते हैं। कोई राजनीतिक संगठन उनकी दावेदारी नहीं कर सकता। तो उस पर झगड़ा हुआ, बातचीत हुई, अच्छे खासा हुआ, और काफ़ी गर्मा गर्मी के बाद वो पोस्टर हटाए गए कि आपकी विरासत नहीं है ये हबीब साहब। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि विरासत से मतलब हमारा किसी पार्टी से नहीं होता है। हबीब साहब को किसी पार्टी के एजेंडे में शामिल मत कीजिए, और शामिल करेंगे तो फिर जो है हबीब साहब के काज हमको सीमित कर देंगे। या उनके जाने के बाद और भी है कि एक कलाकारों की बात अभी की थी आपने, जो कलाकार हैं क्या उनके लिए कोई योजना बन पाई कि उनके आगे के लिए हबीब साहब ने जो परंपरा शुरू की थी, लोक कलाकारों को आधुनिक रंगमंच के साथ जोड़कर और नई भाषा गढ़ने की जो कोशिश की थी, क्या उसके लिए आगे कुछ काम हुआ क्या यहाँ पर भी कलाकारों के क्यों जब दीपक के बारे में मुझे मालूम पड़ा था, मतलब बहुत ही लग रहा था कि हम क्या कर दें, कुछ नहीं कर पाए हम लोग। क्यों कलाकार ऐसे जो गुमनाम चले जाते हैं, क्यों भी अगर मान लीजिए सुभाष भाई नहीं होते, सुभाष जी यहाँ बैठे हुए हैं, सुभाष मिश्रा जी किधर हैं सुभाष जी भाई, अगर आप नहीं होते देश के सामने वो पहुँच भी नहीं पाता, सूरज का एक माँ का दर्द भी नहीं पहुँच पाता, एक रंगकर्मी की पीड़ा, उसकी पूरी याद कैसे उसके साथ जो है अब आगे कैसे यात्रा हुई, उस गाने के साथ को क्या संबंध था क्या, या वो भी नहीं पहुँच पाती। तो ये विरासत, परंपराएं, दावेदारी की तरफ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। उनके जाने के बाद कलाकारों की मदद कैसे, उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, दुनिया किसी कोने में गया हूँ, मुझे अगर मैं पेरिस जाता हूँ तो मुझे पीटर बुक की जगह मिलती है, और लॉरेंस ओलिवर की मिलती है,
मुझे जो है आप किसी भी दुनिया गौर की कि आप जगह मिलती है आपको जो है कोई भी दुनिया का बड़ा लेखक बड़ा साहित्यकार रंगकर्मी आप उसके शहर में जाइए तो आपको पता लगता है कि सबसे पहले कैलेंडर में उसका नाम होता है कि ये जगह विजिट करनी है। वो कंपलसरी है क्योंकि वो शहर की शान है। क्या हम हबीब साहब के साथ ऐसा कर पाए? नहीं हुआ। हम किसी के साथ नहीं कर पाए। हम अगर आज़ादी के बाद देखिए आधुनिक कलाओं के क्षेत्र में देखिए हम क्या कर पाए। हमारे पास विरासत क्या है? कोई एक ऐसा घर, एक ऐसी छोटी जगह कहीं पर, चाहे भोपाल में होती, रायपुर में होती, कुछ होता है जहाँ पर हमें लगे हबीब साहब मौजूद हैं। सिर्फ जो है हम उनको अपने लेखों में याद ना करें। आज रायपुर, आप तो रायपुर के हैं, आप सब रायपुर के हैं, हबीब साहब की पुराना घर देखिए क्या स्थिति में है। क्या उसके बारे में वो विरासत नहीं है हमारी? विरासत क्या होता है? विरासत से व्यक्ति नहीं होता, उसके साथ जुड़ी यादें भी होती हैं। और वो यादें, वो चीज़ें, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, वो आपको याद दिलाती है हमेशा उस व्यक्ति की, उसके साथ की यादों की, उसके काम की, जहाँ पर उस व्यक्ति ने अब लोक कलाओं को देखा, लोगों को संगीत को सुना, जहाँ पर स्कूल में शेक्सपियर का नाटक किया, पहला नाटक किया, वो सारी चीज़ें कहाँ गए हैं? तो ये हमारी विरासत, दावेदारी के सवालों पर हम अगर सोचेंगे तो शायद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हबीब साहब के बारे में पूरे देश भर के अंदर इस तरह कार्यक्रम होने चाहिए। मैं आभारी हूँ छत्तीसगढ़ कला परिषद का, रजा फाउंडेशन का, कि उन्होंने इस तरह कार्यक्रम किया। हमारे यादें उनके साथ हैं और मुझे लगता है कि इसी तरह से शायद हम उनकी परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं और रंगमंच को जनता से दोबारा जोड़ने की ज़रूरत है। हिंदी रंगमंच अभी जो है शहरी रंगमंच हो चुका है। हिंदी रंगमंच, क्योंकि हबीब साहब की बहुत बड़ी चिंता थी। हबीब साहब तो बहुत बातें होती, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी पूंजी है मेरे यादों की। उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि रंगमंच इतना महंगा क्यों होता जा रहा है। क्यों कोई नाटक होता है दिल्ली के अंदर वो 40 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का नाटक होता है, क्यों होता है? जबकि इतने में हम कई 3-4 ऑडिटोरियम बनवा सकते हैं। तो ये हमारा प्रशिक्षण क्यों इतना महंगा है? हम कलाकारों को जोड़ क्यों नहीं पाते हैं? हमारे जो कलाकार प्रशिक्षण के लिए आगे जाते हैं वापस जो है उनकी वापस क्यों नहीं मुड़ पाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे जो हबीब साहब को परेशान करते थे कि हम कलाकारों को आजीविका कैसे दें। या आपने कहा कि हबीब साहब ने ताउम्र जो है नाटक को अपना रोजगार बनाया, कलाकारों को भी रोजगार दिया। तो ये अब हम क्यों नहीं कर पा रहे? आधुनिक रंगकर्मियों के साथ भी क्यों नहीं कर पा रहे? हमारा हर रंगकर्मी अब सिर्फ जो सिनेमा की तरफ क्यों देखता है, कि वहीं जाने की कोशिश करता है। हमारी योजना में सारे रंगकर्मी है। अब ये अगर कोई कहता है कि हबीब साहब बहुत ही इस बात को लेकर, हमने दिल्ली में श्री राम सेंटर के खिलाफ पपटियर्स की हड़ताल हुई थी, उस समय हबीब साहब सबसे आगे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये शोषण बंद होना चाहिए। तमाम जितने भी मुद्दे थे उसमें हबीब साहब हमेशा रहे। लेकिन आज पूरे देश में इतने बड़े बड़े रंगकर्मी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो क्यों नहीं कलाकारों की आवाज़ के लिए उठते हैं? बोलते हबीब साहब चले गए तो उनकी परंपरा, उनके लोग या उनके बारे में बात करने वाले क्यों नहीं खड़े होते हैं? क्यों नहीं हम आज भी ऑडिटोरियम के लिए, रिहर्सल के लिए, तमाम बुनियादी बातों के लिए सरकार का मुंह क्यों होते हैं? हम क्यों कहते हैं कि भाई ये ग्रांट दे दीजिए, कर दीजिए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा? तो मुझे लगता है कि ये सब सवालात हैं जो हबीब साहब की परंपरा के आगे के सवालात हैं कि जहाँ हमें सोचना पड़ेगा हमारा रंगमंच किस दिशा में जा रहा है, हम किस दिशा में रंगमंच को ले जाना चाहते हैं। क्या हम रंगकर्मी को बम्बई के सिनेमा के लिए ट्रेंड कर रहे हैं? क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को राष्ट्रीय ड्रामा सिनेमा स्कूल नहीं कर देना चाहिए? क्यों हमारी ट्रेनिंग का प्रोसेस एकदम गलत हो चुका है? हमारे अभिनेता जड़ों से आते हैं, जड़ों से आने के बाद क्यों वो आसमान की तरफ उनकी दिशा होती है? तो ये सब बहुत कलाकार का दोष नहीं है, शायद नीति निर्धारकों का दोष है, जिसके बारे में हबीब साहब हमेशा चिंतित रहते थे। और इसलिए लोक कलाकार उनके लिए बहुत पूजनीय थे। लोक कलाकार, एक बात और महत्वपूर्ण मैं भूल जाऊँगा, अब उन्होंने कोई छंदम और अपना चेहरा नहीं दिखाया। उन्हें कोई दिखाने के लिए रिचुअल्स को के लिए किसी को नहीं रोका। उन्होंने कभी किसी कलाकार जय शंकर कहने से या नारियल फोड़ने से या पूजा करने से नहीं रोका। ये है भारत।
भारत ये है जहाँ पर आप ज़बरदस्ती किसी पर चीज़ें धर्मनिरपेक्षता की नहीं लाते हैं, आप जैसी जो परंपराएं चीज़ें उसके साथ ही उसको लेकर चलते हैं। हबीब साहब इसमें सबसे बड़े हैं और शायद मुझे लगता है कि यही हबीब साहब की हमारे को श्रद्धांजलि होगी, याद करेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम बातें करें, उनके बारे में सोचें और उनकी जो परंपरा दावेदारी है उसके बीच में हम किस दिशा में जाना चाहते हैं इस विषय में हम बातचीत करें। शुक्रिया।